उपचुनाव को लेकर के वोटिंग जारी है। लगातार हर वो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाए तो यूपी में उपचुनाव की जंग जारी है। और इस बीच मतदान के प्रतिशत को लेकर भी बात करें तो फिलहाल लगातार मतदान का प्रतिशत भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो वहीं मैनपुरी में 11 बजे तक 18.72% मतदान की खबर आ रही है और खतौली में 11 बजे तक 20.70% मतदान हुआ है। वहीं रामपुर की बात करें तो 11 बजे तक 11.5% मतदान हुआ है। तो यूपी में उपचुनाव की लगातार जंग जारी है। ये 11 बजे तक के जो है वोटिंग का परसेंटेज है, ये हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो 3 सीटें, वो 3 सीटें जिन पर होना उपचुनाव, मैनपुरी, रामपुर और खतौली, जहां पर 11 बजे तक 20.70% मतदान हुआ है। तो रामपुर में 11.30% तक मताधिकार का लोगों ने अपने अपने प्रयोग किया है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो शांतिपूर्वक फिलहाल चल रहा है, लेकिन हालांकि कुछ जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें जरूर आई, लेकिन अपने दर्शकों को वोटिंग का प्रतिशत भी लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। और वो हर जानकारी जो दर्शक जानना चाहते हैं, जो उत्सुकता है, वो भारत समाचार के जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला हो या फिर प्रत्याशियों को किस तरीके से जनता के बीच गए, पोलिंग बूथ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजर की किस तरीके से व्यवस्था है, आदर्श बूथ बनाए गए हैं, प्रशासनिक किस तरीके से व्यवस्था है। तो ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। हमारे बड़ी टीम, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुबह से ही हमारे संवाददाता संदीप, सीमा नकवी, नरेंद्र, ओमपाल, संजय चौहान, तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए और स्टूडियो में भी हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से एक बार फिर अपने आए हुए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ गए। राकेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप सांडा जी हमारे साथ हैं। अनूप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ है। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी आपके पास आऊंगा। राकेश जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, अभी तक जो मतदान का प्रतिशत, आरोप प्रत्यारोप जो भी कुछ चल रहा है, आप भी न्यूज चैनल्स वॉच कर रहे होंगे, लगातार अपडेट हो रहे होंगे, जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा बिना कुछ सवाल के। राकेश जी, नहीं, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुल मिलाकर के तुलनात्मक रूप से ठीक है। रामपुर को लेकर के हमारी चिंताएं जरूर है कि रामपुर में वोटिंग परसेंटेज कम है, इसको थोड़ा और बढ़ना चाहिए। मैं आपके देख रहे दर्शकों से अपील करूंगा, रामपुर के, खतौली के और जो मैनपुरी के दर्शक हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस पर्व में बड़े उत्साह के साथ अपनी भागीदारी करें, अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट दे। वो उनकी पसंद है, वोट मांगने का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन घरों से निकले जरूर, निकल करके वोट करें। मैं इतनी बात जरूर आपके चैनल पर आज करूंगा। जहां तक बात आरोप प्रत्यारोप की रही है, देखिए आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने कल अपने डिनर टेबल पर इस बात को डिस्कस नहीं कर पाए कि हमको क्या लाइन ऑफ एक्शन लेकर के चलना है। एक तरफ डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस उनको मतदान करने से रोक रही है। तमाम प्रकार के आरोप प्रशासन पर, पुलिस पर, निर्वाचन आयोग पर, मशीनरी पर लगा रहे हैं। लेकिन वही प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, चाणक्य कहे जाते हैं इनके, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो रहा है और हमको प्रशासन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यानी डिनर की टेबल पर तय नहीं कर पाए थे कि लाइन क्या रखनी है। यानी रामगोपाल यादव जी कुछ और कहेंगे, शिवपाल यादव कुछ और कहेंगे। ऐसा क्यों होता है कि शिवपाल यादव की हर बात का विरोध रामगोपाल जी करते हैं, रामगोपाल जी हमेशा अलग चलने का प्रयास करते हैं। अभी भी पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर एक राय नहीं। अच्छा राकेश जी, चलिए ये तो परिवार की बात हो गई, लेकिन मेरा एक सवाल, जब समाजवादी पार्टी आरोप लगाती तब आप कहते हैं ये हार की सुगबुगाहट है, और जेपीएस राठौर के नेतृत्व में आपका भी तो एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग, अब इसको क्या कहेंगे, जरा इस पर भी जरा जल्दी से एक टिप्पणी दे दीजिए। देखिए आलोक जी, समाजवादी पार्टी के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी गुंडाई करती रही है, अराजकता करती रही है, हल्ला बोल करती रही है। और मैनपुरी में ये इतिहास इनका कलंकित रहा है। ये तो प्रत्याशी को नामांकन तक नहीं करने देते थे।
चाहे कन्नौज हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, ये कुछ ऐसे क्षेत्र रहा करते थे जहां इन्होंने अपनी गुंडई को चरम सीमा तक लेकर के गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के शासन आने के बाद से हमने इनकी गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का जरूर प्रयास किया है, लेकिन आज ये करो या मरो की रणनीति के तहत इनके सारे गुंडा तत्व निकल करके यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव को कैसे बाधित किया जा सके, इसकी निष्पक्षता को कैसे बाधित किया जा सके। चलिए, चुनाव को भाई क्यों कोई बाधित करना चाहेगा? राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनूप सांडा जी। अनूप जी, लगातार आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, फिर ये आरोप लग रहा है कि आप लोग बाधित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, मैनपुरी ने भारतीय जनता पार्टी की चैनपुरी में खलल डाल दिया है। मैनपुरी और रामपुर के संभावित परिणामों से भाजपा के लोग बौखला गए। अब मजे की बात आप देखिए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि योगी जी के राम राज्य में सपा की गुंडागर्दी पे रोक लगा दी है, और ऐन चुनाव के दिन आप कह रहे हैं कि सपा के कार्यकर्ता सड़कों पे निकल आए हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बना के रखने में, चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय उस रणनीति पे काम कर रहे हैं जिसको कहा जाता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारे प्रदेश में, पूरे देश में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतांत्रिक ढंग से तानाशाही कायम करना चाहती है। आपने अभी खुद ही आंकड़े पढ़े वोटिंग परसेंटेज के। आप जरा सोच करके देखिए कि खतौली में 20% मतदान हो गया है, मैनपुरी में 19% के आसपास ही मतदान हुआ है, और रामपुर में 11.5% से भी कम मतदान हुआ है। इसकी वजह क्या बताएंगे? जब एक ट्रेंड चलता है चुनाव में, और अगर एक किसी एक विशेष विधानसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत कम है, इसका मतलब है कि कल रात से जो समाचार आ रहे थे जी कि रामपुर में और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिला प्रशासन, चुनाव आयोग द्वारा धृतराष्ट्र की तरीके से आंख पर पट्टी बंद कर लेने के कारण जी पूरी तरीके से सपा कार्यकर्ताओं पे मनमाना कर रहा है, मनमाना काम कर रहा है, चुनाव को बाधित कर रहा है। और एक तरफ ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है उसका जवाब देने का इनके पास कोई तरीका नहीं। चलिए, वोटिंग के प्रतिशत को लेकर के भी हम अपने दर्शकों के पास लगातार आएंगे, वो भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से अनिल जी ने आरोप लगाया, लेकिन मेरा सवाल राकेश त्रिपाठी जी आपसे है कि ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, राम गोपाल यादव भी रात भर सो नहीं पाए, शिवपाल यादव भी रात भर सो नहीं पाए, दोनों की आंखें बता रही थी जब हमारे संवाददाता ने कहा प्रशासनिक गड़बड़ियां जो है वो साफ तौर पर सामने आई हैं। और चुनाव आयोग का काम, मेरा सवाल सुनिएगा, चुनाव आयोग का काम सरकार कर रही है, यह सीधा सीधा आरोप लग रहा है। इसका मैं चाहूंगा जवाब दे दें, जो आम जनता जानना चाहती है। राकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, अनूप शर्मा जी ने जो बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने गुंडों पर नियंत्रण लगा दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन निर्वाचन आयोग जब काम कर रहा होता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी एरिया विशेष में लागू हो जाता है, तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र रूप से वहां अधिकारी काम कर रहे होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाती है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी आज अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर महसूस करके सारी ताकत झोंक रहा है कि कैसे इस पूरे चुनाव को बाधित किया जा सके, कैसे इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, कैसे गुंडागर्दी की जा सके। मैं दो बातें कहूंगा। देखिए, कल डिंपल यादव जी ने होटल पाम का उदाहरण दिया कि होटल पाम में शराब बांटी जा रही है, वहां पैसे बांटे जा रहे हैं। वहां तुरंत ऑब्जर्वर पहुंचे उनकी शिकायत के तुरंत बाद, लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं पकड़ी गई। सच्चाई ये है, ये कह रहे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता जानते हैं कि कौन चोर है और कौन कोतवाल है, कौन किसने अब तक उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर खाया है। और जहां तक बात रामपुर में अगर कम मतदान की कर रहे हैं, तो ये बात इनको बतानी चाहिए कि क्या मैनपुरी में चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, क्या मैनपुरी में सबको वोट डालने दिया जा रहा है? क्योंकि मैनपुरी और खतौली के जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये कौन बताएगा पक्ष निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? जल्दी से अनिल सांडा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? सीधे जब सवाल किया मैंने, आपकी तरफ से जवाब मिला, जल्दी से। राकेश जी अपनी सरकार की गुंडागर्दी को स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि प्रशासन चुनाव के दौरान स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसका मतलब या तो इनको अपने प्रशासन पे विश्वास नहीं है कि प्रशासन जब काम करेगा स्वतंत्र ढंग से तो लोगों को, सपा के कार्यकर्ताओं को सताएगा नहीं, और इसलिए गुंडागर्दी नहीं समाप्त होगी। इनका प्रकारांतर से कहने का मतलब था। चुनाव आयोग के ऊपर इन्होंने कहा, जहां तक सीधा सीधा इन्होंने रामपुर के ऊपर बात नहीं कही कि रामपुर में मत प्रतिशत क्यों कम है। और जहां तक चोर और कोतवाल की बात है,
आपकी थोड़ी सी विषय से हट करके बात हो जाएगी। 30 नवंबर तक आपने उत्तर प्रदेश के 99% सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था, प्रयागराज अयोध्या जो धार्मिक स्थली है, जिस धर्म के नाम पर आप सत्ता में हैं, उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं, और आप कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे महाराज, सब कुछ मैंने एक दिन कहा था, बगुला भगत, वही बगुला भगत वाली हाल है आप लोगों की कि सब कुछ ले भी लिया और उसके बाद आरोप दूसरे पे। जी चलिए, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में आऊंगा, हम डॉक्टर संदीप जी के पास आएंगे। संदीप जी, राजनीतिक दलों की आपने बात सुनी, सबने अपनी अपनी बात रखी आरोप प्रत्यारोप के बीच, लेकिन किसी ने भी जनता के हित की बात किसने की अभी तक, ये बताइए संदीप जी। देखिए, जनता के हितों की अगर आप बात करते हैं आलोक जी, तो 14 से लेकर 22 तक जितने चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के परिणामों को आप देख लेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि क्या पक्ष और क्या विपक्ष कैसे बात कर रहा है, और परिणाम वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जो बात आप मैनपुरी, रामपुर और खतौली को लेकर कर रहे हैं, तो रामपुर में देखिए 15 दिन से लगातार अखिलेश यादव मैनपुरी में लगातार 15 दिन से अपना कैंप लगाकर, और पूरा समाजवादी परिवार और सैफई परिवार वहां पे एक तरीके से बैठा हुआ है, एकदम कैंप लगा के, कि अगर उसको ये भय नहीं होता, आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, जब सपा बसपा का गठबंधन था, तो जो अंतर था चुनाव में वो कितना बड़ा हो गया था। उसके पहले के चुनाव को आप देखेंगे तो मुलायम सिंह को जो वोट मिला था, और 19 के चुनाव के वोट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो अंतर लगातार घटता जा रहा था। तो ये भय उनको, समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर वो आखिरी किला उनके हाथ से निकल खिसक जाएगा, और रामपुर में आपने देखा है कि 1977 के बाद जो आजम खान ने पहला चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में वो हार गए थे। 1980 से लेके 2022 तक जो चुनाव हुए उसमें लगातार वो जीतते रहे। इस बार ना वो वोटर हैं और ना ही कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, तो ये दर्द साफ तौर पर समझ में आया आजम खान का। उन्होंने कहा मैं वोट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वोट मांग तो सकता हूं। जो तीखे तेवर के लिए जाने वाले आजम खान के तीखा तेवर अलग विषय है। उनका जो बयान है, उनका जो बयान, वो बयान इतना बेतुका बयान होता है। किसी राष्ट्रीय पार्टी में आप इतने सीनियर लीडर होके आप इस तरह का बयान देते हैं कि जो बयान आपकी जनता के लिए, मतलब आप रामपुर के अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके आप देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि किस तरह का भय उनके खिलाफ जनता में है। वो जनता उनके खिलाफ, अब देखिए वोट परसेंटेज को मैं लेके बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो परिणाम आएंगे, वो परिणाम अगर किसी के पक्ष में जाते हैं, वो सपा के पक्ष में जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, और खतौली में जिसके भी पक्ष में जाते हैं वो ये मैंडेट तय करेंगे। लेकिन ये चुनाव मैं लगातार कह रहा हूं कि ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक नया संदेश, चूंकि ये चुनाव बिल्कुल एक नया संदेश देगा। और भाजपा के लिए देखिए, वहां जो 22 के उपचुनाव हुए थे, रामपुर या आजमगढ़ में जो चुनाव हुए थे, उसमें जो सैफई परिवार था, उसमें 3 लोगों ने, चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, चाहे आदित्य तेज प्रताप यादव हो, चाहे डिंपल यादव हो, वो 22 के चुनाव में लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। तो सैफई परिवार के लिए ये बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है। और रामपुर चूंकि बिना आजम खान के ये चुनाव हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये, उनका शागिर्द वहां चुनाव लड़ रहा है, जिस शागिर्द को आसिफ रजा को ये बता रहे हैं। आसिफ रजा बिल्कुल, और 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, यहां तो हम तमाम मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। एक बार प्रवीण के पास चलेंगे, रुक करेंगे। प्रवीण, लगातार हम तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज वोटिंग हो रही है, तीनों सीटों पर वोटिंग जा रही है। आप जहां पर है वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही, जरा हाले बयां कीजिए हमारे दर्शकों से प्रवीण। आलोक जी, दरअसल ये चुनाव नहीं, महाभारत है, और 100 सीट के बराबर एक सीट लोकसभा उपचुनाव की है। यहाँ अगर हम लगातार जो ग्राउंड जीरो पे जब हम लोग जाते हैं तो हमें जानकारी दी जाती है कि जो इस समय विपक्ष में है, यानी कि समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ी हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ी हैं तो भाजपा की भी होश उड़े हुए हैं। कारण सिर्फ ये है कि इस समय लोकसभा जो उपचुनाव चल रहा है, इसमें भाजपा किसी भी हालात में अपने मैनपुरी सीट को पर कमल खिलाना चाह रही है। वहीं विरासत की लड़ाई बचाने के लिए जो समाजवादी पार्टी जद्दोजहद कर रही है, अगर हम मैनपुरी सदर सीट की बात करें तो कुछ माह पहले यहाँ विधानसभा चुनाव तो हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस मैदान में उतरी और लड़ाई लड़ी, उससे मार्जिन प्रतिशत जो इनको मिला था, उनसे भी काफी इनको सबक लेना चाहिए। हालांकि लगातार दोनों
की ओर से ये आरोप लगता रहा है कि कोई साड़ी बंटवारा, कोई शराब बांट रहा है क्षेत्र में। एक तरफ पहले इस तरीके के समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगाते थे, लेकिन कल हमने शाम को देखा कि एक भाजपा का दल सामान्य प्रेक्षक से मिला जाके, और उन्होंने कहा कि इस तरीके से गुंडागर्दी और क्षेत्र में जो गुंडे अराजक घूम रहे हैं उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ इस बात के लिए आता है कि सत्ता किसकी है, सरकार किसकी है? चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है, स्थानीय बॉडी क्या कर रही है? और अगर हम स्थानीय मतदान की बात करें तो आज हम 3 विधानसभा में ग्राउंड पे गए और हमने ये भी देखा कि MY फैक्टर के तहत जिस तेजी से सरकार एक मुहाने पे लाके इनको घेरने की कोशिश कर रही है, उसमें वोटर क्षम है। वोटर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, अपना मताधिकार का प्रयोग करके चुपचाप निकल रहा है। हालांकि उत्साह भी काफी हद तक देखा गया है। दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से उतारा गया है, समाजवादी पार्टी की साख जो है वो दाएं पे लगी हुई है और उससे कम भाजपा की भी साख नहीं है, क्योंकि भाजपा ने एक पूरा लाव लश्कर, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2 उन्होंने जनसभाएं की। बिल्कुल, उन जनसभाओं का कितना असर देखा जा रहा है? प्रवीण, मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच एक वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जरा संदीप जी, चलिए सुन लेंगे जल्दी से। हाँ, जल्दी से। हाँ, 2019 के आम चुनाव की बात कर रहा हूँ। उसमें देखिए डिंपल यादव चुनाव हार गई, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए और उसके बाद अक्षय प्रताप यादव चुनाव हार गए। उसके बाद आपने 22 में रामपुर और आजमगढ़ में देखा कि धर्मेंद्र यादव पुनः आते हैं और चुनाव हार जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए भाजपा इस स्ट्रेटजी में कामयाब रही है कि वो जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उन गढ़ों में बीजेपी ने अपनी अहमियत दिखाई है। तो ये चुनाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बीजेपी अगर मैनपुरी में कुछ भी ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं या वोट का परसेंटेज या जो गैप है या मार्जिन जो है वो घटता है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। और रामपुर एक बड़ा चुनाव क्षेत्र माना जा रहा है, चूंकि आजम खान वहां पे चुनाव में नहीं है। उसके बाद क्या परिणाम आते हैं ये देखने वाली बात है। नफे नुकसान के बीच जनता के बारे में कौन सोच रहा है, जनता के हितों की कौन बात कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। मैं राकेश त्रिपाठी जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, तमाम सारे मुद्दों को लेकर के अगर बात करें, मैनपुरी सीट को लेकर के खास बात करें जहां पर पूरे देश की नजरें हैं, सारा विकास और श्रद्धांजलि, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने विकास का जो एक मॉडल लेकर के जनता के बीच गई है, और सबसे बड़ी बात सहानुभूति फैक्टर। सहानुभूति के अलावा आज समाजवादी पार्टी के पास वहां पर बचा क्या है? समाजवादी पार्टी परिवार को लेकर के केवल चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रही है। भाई धर्मेंद्र यादव को अगर नामांकन कराते हैं तो नामांकन करा करके उनके प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। तो ये सारी बातें तो मैनपुरी के लोगों ने महसूस की है कि आप केवल परिवार को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, परिवार में भी केवल पत्नी और बच्चों तक परिवार को सीमित कर देंगे। इन बातों को भी आज मैनपुरी की जनता महसूस कर रही है, देख रही है। और मैनपुरी की जनता ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ही मन बना लिया था, लेकिन मुलायम सिंह जी की जो मार्मिक अपील थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, और बहन मायावती जी स्वयं वहां पर प्रचार के लिए गई थी, सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मुलायम सिंह जी लड़े थे चुनाव। तो इस नाते मुलायम सिंह जी को लोगों ने चुनाव जिताया था, लेकिन मार्जिन उनका लगातार घटा था। 10.71% के वोट उनके गिरे थे। इन सारी बातों को आज समाजवादी पार्टी महसूस कर रही है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी पेशबंदी में लगातार ये आरोप लगा रही है कि निर्वाचन आयोग वहां काम ठीक नहीं कर रहा है, या पुलिस प्रशासन या मशीनरी वहां गड़बड़ कर रही है, ताकि जब चुनाव परिणाम इनके अगेंस्ट जाएगा, जब ये परिणाम में पराजित हो जाएंगे, तो यही सारे तर्क बार बार दोहराएंगे कि देखिए हम तो बार बार कह रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, चुनाव में बेईमानी की गई। ये सारे पेशबंदी के तर्क पहले से घटने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपके सवाल का जवाब मैं अनिल काम के आधार पर जी मैं आऊं, उससे पहले अनूप सांडा जी के पास ले लेते हैं। अनूप सांडा जी, ये हो रहा है, जब मैं आरोप को लेकर के सवाल पूछ रहा हूं तो आप लोगों को हार का एहसास हो गया। मुझे इस सवाल का जवाब जरा आपसे चाहिए। देखिए, ये तो उल्टी बात कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय। दरअसल हार का आसार उनको दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि कभी वो सपा कार्यकर्ताओं को गुंडा बताते हैं, कभी अपने प्रशासन पर विश्वास व्यक्त करते हैं। असलियत, और फिर इनको तो समझना चाहिए कि उसी विधानसभा सीट में सफाई से तो इनकी पुरानी दुश्मनी है। सफाई के विकास को लेकर के तो ये लोग बराबर बड़े सवाल उठाते रहे हैं, और आज जब उस सीट पर चुनाव हो रहा है तो नेताजी के नाम पर वहां जाकर के कल ये कहते थे कि मुलायम सिंह जी को
हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं। आज इनकी भाषा जरा सोचिए, ये दो गले चरित्र के लोग हैं जी, दो मुही राजनीति करने वाले लोग हैं। इनकी विचारधारा जनता में भ्रम, भय और नफरत उत्पन्न करके वोट ठगने की विचारधारा है। और अभी जैसा आपने कहा कि जनता के बारे में कौन सोच रहा, आप बताइए, सड़कों की हालत खराब है, उसका सवाल समाजवादी पार्टी के अलावा कौन उठा रहा है? निर्दोषों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका सवाल कौन उठा रहा है? महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उनका सवाल कौन उठा रहा है? जी, ये सारे सवाल समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है जी। और जहां तक ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपनी हार के लिए लेकिन अनूप जी, मेरी बात पूरी हमने, ठीक है। कल रामपुर में आपने देखा जी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पुलिस बल के प्रयोग के द्वारा लगभग जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। जी, ये इस बात का प्रमाण है कि हमको लोकतांत्रिक ढंग से अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हमको अपनी बात कहने से भी रोका जा रहा है। अनूप जी, आप लोग लोकतांत्रिक ढंग से बात तो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज अब जब शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है तो वहां पर विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका दमदार तरीके से दर्ज कराइए ना, वहां पर सवाल उठाइए। तब देखिए विधानसभा के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वहां पर उठाएंगे तो बेहतर होगा, चीजें भी बेहतर होंगी और एक सच्चे जनसेवक के रूप में समाजवादी पार्टी सामने आएगी। एक बार मैं प्रवीण के पास रुक कर रहा हूं। प्रवीण, राजनीतिक परिचर्चा लगातार जारी है, क्योंकि मैं फील्ड में, जल्दी से मैं आ रहा हूं, मैं प्रवीण से एक प्रतिक्रिया ले लूं क्योंकि प्रवीण फील्ड में है, प्रवीण लोगों से बात कर रहे हैं। प्रवीण, लोगों के बीच किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? जरा मैं आपसे ग्राउंड जीरो से जाऊंगा रिपोर्टिंग। दरअसल आलोक जी, जब हम इस समय जब मैनपुरी सदर सीट पर मौजूद हैं और यहाँ मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है, कुछ दूरी पर यहाँ एक मतदान केंद्र है, तो कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो या तो आप कह सकते हैं कि भाजपा की नीतियां या भाजपा का जो माहौल है उससे वोटर जो है हल्का सा या तो दहशत महसूस कर रहा है। कैमरे के सामने कहता कुछ है और करता कुछ है। वहीं जब हम कुछ ऐसी पोलिंग बूथ पर गए जहां जो मतदाता था सर्वाधिक भाजपा का था, तो वहां तो उत्साह दिखा है, और जो दूसरा पक्ष का जो मतदाता था उस जगह जाते हैं तो उत्साह तो नहीं, लेकिन साइलेंट मोड में है और वो अपना वोट जाके और चुपचाप निकल रहा है। सिर्फ आशंका उसको यही जताई जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि वोट तो हम देके आए और शाम तक कुछ ऐसा स्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिसके चलते जो हमारा वोट था वो खराब हो जाए। और प्रवीण, बिल्कुल वोटर्स के दिल में क्या चल रहा है आपने जानने की कोशिश की। इस समय 12:37 हुआ है और मतदान समय गहराता जा रहा है, समय तो गहराता जा रहा है, लेकिन मतदान का प्रतिशत किस तरीके से कुछ बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जाता है दोपहर के समय 12 बजे के बाद महिलाएं निकलती हैं। आप किस तरीके की असल तस्वीर देख पा रहे हैं प्रवीण? तो प्रवीण से हम अपडेट ले रहे हैं लगातार। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त राजनीतिक चर्चा लगातार जारी है। राकेश जी भी बने हुए हैं, अनूप सारा जी भी बने हुए, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी भी बने हुए। डॉक्टर संदीप जी, एक इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हालात है, उनको देखते हुए मेरा सवाल मतदान के प्रतिशत को लेकर के, अभी जो मतदान का प्रतिशत है 12:37 में कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि समय गहराता जाता है और मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ेगा भी आने वाले समय में तेजी से, इस 12 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं। हाँ, मुझे लग रहा है ये चिंताजनक है, थोड़ी गति और तेज होनी चाहिए थी मतदान की। जो अब ये क्या वजह हैं, ये आपके ग्राउंड रिपोर्टर ही वहाँ पे हैं, वो बता पाएंगे, लेकिन ये चिंताजनक है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उपचुनाव जो है डिम्पल यादव के लिए कभी कारगर नहीं हुए। चाहे 2009 का आप देख लीजिए, फिरोजाबाद में उन्होंने चुनाव लड़ा था, अखिलेश यादव गली गली गए थे साइकिल लेके, लेकिन उसके बाद राज बब्बर ने उनको उस चुनाव में डिफीट दे दी थी। तो ये इस तरीके से अगर आप तीनों जगह को चुनाव को देखेंगे तो मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये विपक्ष की एकता और विपक्ष की अखंडता को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर इसमें चूंकि संवेदना, परिवार, ये दो चीजें मिली हुई हैं, जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर परिवार चुनाव लड़ रहा है और संवेदना चुनाव लड़ रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी कहां पे खड़ी हुई रही, इसका जवाब शायद अनूप सांडा जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप परिवार और कुनबे को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी चुनाव कब लड़ेगी, इसका जवाब
जवाब अनूप सांडा देंगे। खतौली में भी यही बात हो गई है, क्योंकि खतौली का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वहां बसपा भी चुनाव जीत चुकी है, सीपीआई भी चुनाव जीत चुकी है, और लगातार 2 बार के बाद आपने देखा है कि बीजेपी वहां चुनाव जीतती रही है। तो इसलिए इस बार का चुनाव मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है। ये 2024 के आने वाले चुनाव के लिए एक संकेत होगा कि विपक्ष कहां पे खड़ा हुआ है। ये उपचुनाव के में विपक्ष कैसे अपनी रणनीति बनाएगा अक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कहता हूं सांच को आंच किया। संदीप जी ने सवाल किया था, अनूप जी इसका जवाब देना चाहेंगे? जरा आप कुछ दे रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे। संदीप जी राकेश त्रिपाठी जी की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा। ये सवाल समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी कौन है, चुनाव निशान तो साइकिल है। अनूप जी एक बात ही नहीं उभर के आ रही है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, परिवार चुनाव लड़ रहा है। मेरी बात पूरी हो जाने दे। मैंने आपकी बात में नहीं टोका। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी कौन है, ये एक अलग बात है। दूसरा सवाल आपने कहा डिम्पल जी को उपचुनाव सूट नहीं करता। अरे हम लोग तर्कों पे बात करने के लिए बैठे हैं कि कोई 2009 का फिरोजाबाद कोई ज्योतिषी के परिणाम निकालने के लिए बैठे हैं। 2009 का फिरोजाबाद का चुनाव आप देख लीजिए, 2012 नहीं मैं पूरी तरीके से असहमत हूं इस बात से। 2009 का तरीके से फिरोजाबाद से लड़ा भाई, था। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें, मैंने आपकी बात में नहीं टोका। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सक्षम विकल्प है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा से येन प्रकारेण जुड़े हुए लोग वो लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर रहते हैं। आपका जो गढ़ था अभी आपके संवाददाता नहीं, रामपुर आजमगढ़, आप क्यों हार गए? आपके संवाददाता ने ही बताया इस बात को कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे तो खिले हुए हैं वोटर के, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता थोड़े कहीं ना कहीं सशंकित हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं के ऊपर सत्ता का एक ऐसा दबाव है कि उनको इस बात की शंका है कि हमारा दिया हुआ वोट सही इस्तेमाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई तो कर देगी कि नहीं कर देगी। और ये बात उस दृष्टि में, उस प्रकाश में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय पिछले 1 महीने में 2 बार चुनाव कराने वाली स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर 2 बार टिप्पणी कर चुकी हो। उच्चतम चलिए, क्योंकि सरकार पर सिस्टम पर सवाल उठा, इसलिए राकेश जी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। राकेश जी अगर सवाल उठाए तो जवाब भी लेंगे जल्दी से। ठीक है, राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। राकेश जी हाँ ठीक है। एक तो अनूप संडा जी आउट ऑफ रेफरेंस माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लेकर के इस मामले में आए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के बातचीत की है, और वो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केवल भाजपा सरकार में नहीं बल्कि इससे पहले यूपीए की सरकार अभी आप मना कर रहे थे, आप अभी मना कर रहे थे कि उनको बोलने दिया जाए। आप अभी कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए, यही या परहित। चलिए ठीक है, हाँ एक एक करके बोलेंगे सब लोग, दर्शक भी बखूबी सुनेंगे, दर्शक भी बखूबी सुनेंगे। जी चलिए, मैं मानो को रुकेंगे जरा, एक बार सुनेंगे सीधे केशव प्रसाद मौर्य जी को।